Hello everybody, I am Shri Chandrasekhar Mishra and this will be my first lecture on thermal properties of matter. Today is 20th February 2022. Heat and temperature. First let us talk about heat. हीट क्या है? हीट एक ज़रिया है किसी भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का. ठीक, हम लोगों ने फिज़िक्स के यूनिट 1 में भी यही देखा था कि वर्क भी एक मीडियम था किसी भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने का. तो हीट भी वही काम कर रहा है, वर्क भी वही काम कर रहा है. तो डिफरेंस क्या है? वर्क जो है किसी भी बॉडी को फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, जब इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो रही थी उस बॉडी के साथ, तब जो है उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा था और तब हम लोग कह रहे थे कि उस पर वर्क किया जा रहा है. ठीक है, तो जैसे वर्क के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, चाहे वो एफ एक्स हो, चाहे वो पी डेल्टा वी हो, माइनस पी डेल्टा वी भी होता है. वो माइनस पी डेल्टा वी केमिस्ट्री के थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग लेके चलते हैं साइन कन्वेंशन, और प्लस पी डेल्टा वी फिजिक्स के थर्मोडाइनमिक्स में. तो ये सब मैकेनिकल वे है वर्क करने का किसी भी बॉडी पे. हीट भी वही काम करता है जो वर्क करता है, किसी भी बॉडी में एनर्जी स्टोर करवाना, बट इट इज द नॉन मैकेनिकल वे ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू एनी बॉडी. ठीक, इतनी बात क्लियर है? क्लियर होगी. ये बेसिक्स हैं, ये मतलब कहानियां हैं. इससे कोई सवाल वाल नहीं आएगा कि व्हाट इज हीट, व्हाट इज वर्क. अब बात करते हैं टेम्परेचर पे. एक डेफिनेशन टेम्परेचर का जो कि बच्चा बच्चा जानता है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. कोई भी बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, ये हमें टेम्परेचर बताता है. और टेम्परेचर एक रिलेटिव टर्म भी है कि एक हॉट बॉडी का टेम्परेचर हम लोग बेसिकली हाई लेते हैं, हाई कंसिडर करते हैं एक कोल्ड बॉडी के कंपैरिजन में. एक कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर हम लोग कम कंसिडर करते हैं एक हॉट बॉडी के कंपैरिजन में. ठीक है, मगर टेम्परेचर का एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगा कि इट इज द measure of average kinetic energies of every particle present in a body. कोई भी बॉडी है, ये मतलब एक डेफिनेशन है टेम्परेचर की. कोई भी बॉडी है उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे और नेचुरली वो पार्टिकल्स कुछ ना कुछ अपना रैंडम मोशन दिखा रहे होंगे. ठीक, हम लोग जब भी हीट करते हैं बॉडी को, बॉडी पे वर्क करते हैं, बॉडी को किसी भी ज़रिए से हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी पार्टिकल्स तेज मोशन करने लगती हैं, वाइब्रेशन तेज हो जाता है उनका. तो हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन पे तो डिपेंड करती है कौन सी बॉडी कितना तेज अपना मूवमेंट कर रही है. तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. उन पार्टिकल्स के आपस की फ्रिक्शन, उन पार्टिकल्स के आपस का कोलिजन, सब कुछ बढ़ जाएगा. सब बढ़ने से क्या होगा कि वो चीज़ गर्म हो जाएगी. वो चीज़ गर्म होगी तो टेम्परेचर भी राइज करेगा. तो हमने बेसिकली क्या किया कि हम लोगों ने वर्क किया या हीट सप्लाई की किसी भी बॉडी पे, उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा,
उससे वो बॉडी और गर्म हो गई और उस बॉडी के गर्म होने से टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो इज कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जीज ऑफ एवरी पार्टिकल प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक, अब हम लोग टेम्परेचर के यूनिट्स की, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपस में, टेम्परेचर के कुछ रेफरेंस पॉइंट्स की, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट, इन सब पे बात की जाएगी। तो 3 यूनिट्स टेम्परेचर की जो कि काफी फेमस हैं वो हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। आप लोग फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत कराते हैं। मैं अभी 8th में इसको FARENHITE फोनेटिक्स के हिसाब से लिखाता था, ये गलत है। ठीक है, अब ये 3 यूनिट्स हैं टेम्परेचर की। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला C/5 = F-32/9 सबको पता है। सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला 273.15 + C = K सबको पता है। फ़ारेनहाइट से केल्विन में अगर कन्वर्ट करना हो तो यही चीज़ 273.15 माइनस 273.15 प्लस के या K माइनस 273.15 अपॉन 5 इक्वल्स टू F-32/9। ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि क्लास 8 से क्लास 9 से सबको बता दिया जाता है। अब हम लोग टेम्परेचर के 2 रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे जो है स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। क्या है स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट? स्टीम पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें एक प्योर वाटर उबलने लगता है। स्टीम पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी दैट टेम्परेचर इन विच अ प्योर वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल। ठीक, सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान लेके जाएंगे, एक भगोने में पानी रख के वो जो है पानी उबलने लगेगा। केल्विन में ये होता है 373.15 के, और फ़ारेनहाइट में ये हो जाएगा, एक मिनट कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 180 प्लस 32, हाँ 212 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में स्टीम पॉइंट ही होता है। ठीक, अब आइस पॉइंट। आइस पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी आइस गलना शुरू होता है, मेल्टिंग उसकी शुरू होती है। आइस पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी दैट टेम्परेचर इन विच आइस मेड ऑफ प्योर वाटर स्टार्ट्स टू मेल्ट। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस के टर्म में। केल्विन के रेफरेंस में अगर लें तो ये है 273.15 केल्विन, और फ़ारेनहाइट के रेफरेंस में अगर इसको ले तो ये है 32 फ़ारेनहाइट। इतना सबको पता है। अब एक फॉर्मूला नोट करिएगा आप, छोड़िए फॉर्मूला नहीं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि आपको कोई यूनिट दे दिया गया x, जैसे सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट एक यूनिट दे दिया गया x। ठीक, और ये बता दिया गया कि x का जो स्टीम पॉइंट है वो है 50x, x का जो आइस पॉइंट है वो है 0x। मान लेते हैं, ये एक अजम्पशन है कि x का स्टीम पॉइंट ये है, स्टीम पॉइंट, और x का आइस पॉइंट ये है।
मतलब अगर हम लोग सेल्सियस हटा के x को लें तो 50x में पानी उबलने लगेगा और 0x में आइस गलने लगेगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको जो है सेल्सियस में बदलना है, इसको 40 डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में लाना है। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस कितना x होगा हमें यह बताना है। तो एक फॉर्मूला नोट करिएगा, रीडिंग माइनस स्टीम पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। मैं चेक कर लूं कि सही है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे स्टीम पॉइंट नहीं, यहाँ पे आइस पॉइंट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। किसी भी यूनिट को लें, चाहे वो सेल्सियस हो, चाहे वो केल्विन हो, चाहे वो फ़ारेनहाइट हो, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ हो, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब सेल्सियस की रीडिंग, कोई भी रीडिंग दी हो, माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल्स टू केल्विन का रीडिंग कोई भी दिया हो, माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, वैसे इक्वल टू फ़ारेनहाइट का, इक्वल टू एक्स का, वाई का, जेड का रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये चीज़ नोट करिए आप। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं यही इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, नोट कर लिए। ठीक, मान लेते हैं हम लोग कि x है, उसका स्टीम पॉइंट, और क्या देखता हूँ मैं, उसका स्टीम पॉइंट लिया गया है, हाँ 120x। आइस पॉइंट इसका हम लोग मान लेते हैं 0x। 40 डिग्री सेल्सियस कितना x होगा हमें ये बताना है। ठीक, फॉर्मूला लिखते हैं, रीडिंग ऑफ x1, सॉरी x ऑफ x माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल्स टू रीडिंग ऑफ सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट ऑफ सेल्सियस, जिसका फॉर्मूला है, मतलब जिसकी रीडिंग लेंगे उसी का आइस पॉइंट, उसी का स्टीम पॉइंट रखा जाएगा। स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये बात क्लियर है, ये पिछले उसमें बता दिए। अब रीडिंग हमें निकालनी है x की, वो रीडिंग जो 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो। तो ये हमें नहीं पता, x मान लेते हैं, इस रीडिंग को x मान लेते हैं, माइनस आइस पॉइंट x का 0 दिया है, 0 अपॉन स्टीम पॉइंट x का 120 दिया है, माइनस आइस पॉइंट 0। हमें रीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, सेल्सियस की, उसको रखेंगे 40, माइनस आइस पॉइंट हमें पता है सेल्सियस का आइस पॉइंट है 0, स्टीम पॉइंट हमें पता है सेल्सियस का है 100, माइनस आइस पॉइंट 0। ये हो जाएगा x अपॉन 120 इक्वल्स टू 40/100। हाँ, तो x हो गया 48। मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 48x के। निकल गया। अच्छा, इसी में चलिए एक और वो ले लेते हैं न्यूमेरिकल। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा, और अक्सर पूछते भी नहीं है ये सब एग्जामिनेशंस में, मगर करवा दे रहा हूँ मैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक यूनिट x अननोन थी, एक c नोन थी। अब x दे दिया, y दे दिया, x का स्टीम पॉइंट दे दिया हमें
120 ही लेके चलते हैं, आइस पॉइंट इसका दे दिया 10, y का स्टीम पॉइंट हमें दे दिया 140, आइस पॉइंट हमें दे दिया 20। हमें x और y को रिलेट करना है, कहा कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑप्शन दे देगा, तो हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये मान लेते हैं x के लिए, इक्वल टू रीडिंग, दिस इज फॉर x, दिस विल बी फॉर y, माइनस आइस पॉइंट ऑफ y अपॉन स्टीम पॉइंट ऑफ y माइनस आइस पॉइंट ऑफ y। रीडिंग x दिया है, मतलब सॉरी रीडिंग x हम लोगों ने माना है, और आइस पॉइंट 10 दिया है, स्टीम पॉइंट 120 दिया है, आइस पॉइंट मतलब 120 में ये हो गया 1100, सॉरी 110, यही चीज़ y के लिए हो जाएगा, y माइनस आइस पॉइंट हमें दिया है y का 20, स्टीम पॉइंट हमने y का लिया 140 माइनस 20, तो हो जाएगा 120। ठीक, अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x और y के उसमें रिलेशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 120 x माइनस 1200 इक्वल टू 110 y माइनस 2200, 120 x माइनस 110 y इक्वल टू 2200 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा, हाँ 2200 प्लस 1200 हो जाएगा 1000 माइनस 1000, माइनस 1000 होगा ना, यहाँ ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में जाएगा, माइनस 1000। ठीक, 10 यहाँ से कॉमन लेके उड़ा दिया गया, कटा, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 12x माइनस 11y इक्वल टू माइनस 100। अब आपको x दे देगा, कुछ भी आप रख के निकाल सकते हैं, y आपको y दे देगा, कुछ भी आप रख के निकाल सकते हैं x, बस इतनी बात थी। एक छोटी सी और बात है, डेल्टा टी पे, डेल्टा मतलब डिफरेंस, डिफरेंस इन टेम्परेचर में, बस वो करने के बाद हम लोग मेन चैप्टर में घुस जाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंस डेल्टा टी मतलब जैसे एक रॉड लिया जाए, ठीक, इस रॉड के एंड में टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और इस एंड में टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस पूछा जाएगा तो आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अच्छा, जब 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस अगर किसी का 1 डिग्री सेल्सियस आ रहा हो, इफ डिफरेंस comes out to be 1 degree Celsius, then it will be equal to 1 Kelvin। मतलब इसका अगर डिफरेंस आ रहा है 50 डिग्री सेल्सियस तो इसको 50 केल्विन भी लिख सकते हैं। आप खुद देखिए, ये हो जाएगा 373.15, ये हो जाएगा 373 और ये हो जाएगा 323.15 केल्विन। डिफरेंस लेंगे 50 केल्विन का आया, बहुत बेसिक सी बात है। इफ डिफरेंस कम आउट टू बी 1 डिग्री सेल्सियस देन इट विल बी इक्वल टू 1 केल्विन एंड इट विल बी इक्वल टू लेट मी चेक, change in Fahrenheit by 1.8। इसको सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो चेंज इन फ़ारेनहाइट हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को अगर जैसे मान लीजिए निकालना है कि 30 डिग्री सेल्सियस है डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर अबाउट 2 एंड्स ऑफ द रॉड, तो हमें ये देखना है कि अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाएगा तो कितना चेंज आएगा। तो हमें बस इतना करना है, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन फ़ारेनहाइट, सॉरी HEIT
अभी भी वो गलती हो जाती है स्पेलिंग की। चेंज इन फ़ारेनहाइट बाई 1.8, आप इधर मल्टीप्लाई करें 13 टू 1.8 तो चेंज इन फ़ारेनहाइट आ जाएगा 54 फ़ारेनहाइट आ जाएगा चेंज। तो ये बस छोटी सी बात थी, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने हीट के ऊपर डिस्कशन कर लिया, हम लोगों ने टेम्परेचर के ऊपर डिस्कशन कर लिया। ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके बाहर कुछ पूछता भी नहीं है, शायद ये भी नहीं ना पूछे क्योंकि ये सब रेगुलरली स्कूल एग्जामिनेशंस और उन सब में पूछा नहीं जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में। ठीक, एक्सपेंशन के बारे में 3 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। नाम से ही पता चल रहा होगा कि लीनियर एक्सपेंशन में कोई लीनियर चीज बढ़ रही है, कुछ लीनियर है वो एक्सपैंड कर रहा है। एरियल एक्सपेंशन में कुछ एरिया से रिलेटेड कुछ है एक्सपैंड कर रहा है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में कुछ वॉल्यूम है किसी का, वो एक्सपैंड कर रहा है। इतना पता चल रहा है नाम सुन के। अब लीनियर एक्सपेंशन में हम लोग खाली एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक बहुत पतली सी हमारे पास एल्यूमिनियम की रॉड है, बहुत पतली, खाली हम लोग एक डायमेंशन उसका लेंथ देख पा रहे हैं। गरमाएंगे तो एक्सपैंड होगा, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का टेम्परेचर राइज होगा तो एक्सपैंड होता है, तो ये मान लेते हैं एक्सपैंड हो गया। ठीक, एरियल एक्सपेंशन का एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल सबने देखा होगा, वो टिफिन पैक करने के और उन सब के काम आता है। तो वो इतनी पतली होती है कि उसका लेंथ तो दिखता है, उसका ब्रेथ तो दिखता है, मगर उसकी हाइट, मोटाई कितनी है, मतलब खाली उसका 2 डायमेंशन दिखता है, 3rd डायमेंशन उसका नेग्लिजिबल होता है। तो इसको हम लोग एरियल एक्सपेंशन में कंसिडर कर लेते हैं। ये गरमाएंगे, मान लेते हैं ये बड़ा हो गया। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, मान लेते हैं कोई क्यूब या क्यूबॉइड है, ठीक, इसका लेंथ भी साफ साफ दिख रहा है, इसका ब्रेथ भी साफ साफ दिख रहा है, इसका हाइट भी साफ साफ दिख रहा है। अपने कमरे को ही आप बैठ के देख रहे होंगे जहाँ पे लेक्चर, वहीं पे देख सकते हैं, अपने कमरे को अज्यूम कर सकते हैं। इसको गरमाएंगे, मान लेते हैं ये आयरन का है, इसको गरमाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो इसमें लेंथ, इसके लेंथ में भी चेंज आएगी, इसके ब्रेथ में भी चेंज आएगी, इसके हाइट में भी चेंज आएगी, तो ये कुछ बड़ा सा क्यूब या क्यूबॉइड बन गया एक्सपेंशन होने के बाद। इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कंसिडर करेंगे। ये बहुत बेसिक सी बात है, समझ गए कि हाँ भाई, लीनियर एक्सपेंशन में 1 डायमेंशन के अबाउट चेंज आता है, एरियल एक्सपेंशन में 2 डायमेंशन के अबाउट चेंज आता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में 3 डायमेंशन के अबाउट चेंज आता है। अब इस पे कुछ फॉर्मूले, डेरिवेशन, ये सब देखे जाएंगे। लीनियर एक्सपेंशन की पहले बात करते हैं। एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ है Li, इनिशियल टेम्परेचर है Ti, गरमाया गया, वो बढ़ गया, उसकी अब है Li प्लस डेल्टा L उसकी लेंथ। ये मेरा प्लस का साइन मैं ऐसे बना देता हूँ, तो इसको आप कोई और साइन ना समझिएगा। Li प्लस डेल्टा L, डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ, डेल्टा सिग्निफाई ही करता है चेंज को, तो मतलब जो इनिशियल लेंथ है प्लस चेंज इन लेंथ, और इसका जो फाइनल टेम्परेचर हो गया होगा वो हो जाएगा Ti प्लस डेल्टा T, इनिशियल टेम्परेचर और प्लस चेंज इन टेम्परेचर। कैसे पता चलेगा कि कितना राइज करें टेम्परेचर में तो कितना जो है लेंथ बढ़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, आइए डिराइव कर लिया जाए। उसका डेरिवेशन नहीं आता, उसके लिए एक डेरिवेशन आता है इस एक्सपेंशन में, वो मैं आपको करवा दूंगा। 2 आते हैं बेसिकली, डेंसिटी को भी लेके आता है। पहले इस पे बात की जाए, ये है, अच्छा, ये जो चेंज इन लेंथ होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ के फॉर लो टेम्परेचर। हम लोग ये एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि जो भी काम हो रहा है ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन के नीचे चल रहा है। ठीक, मान लेते हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ले गया,
हम लोग ले गए उस रॉड को, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आई इनिशियल लेंथ for low temperature. Change in length is directly proportional to initial length and change in length is directly proportional to change in temperature. Change in temperature. इन दोनों proportionalities को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आई डेल्टा टी। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जुड़ जाएगा अल्फा, और ये अल्फा होता है कोएफिशिएंट of linear expansion. ठीक, of linear expansion, ये अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये एक कांस्टेंट होता है बेसिकली, और इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, वो 1 से भी बहुत छोटी होती है। जैसे स्टील के लिए मैं आपको बताऊं, जो अल्फा की वैल्यू होगी ना वो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 सेल्सियस -1। इसका यूनिट नोट कर लीजिए, इसका जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन टू द पावर -1, और मोस्ट कॉमन यूनिट है सेल्सियस टू द पावर -1। चाहे ये हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा कि चेंज इन पर यूनिट सेल्सियस इक्वल टू चेंज इन पर यूनिट केल्विन। स्टील के लिए होता, कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू होगी, एग्जाम्स में दिया रहेगा अल्फा की वैल्यू, ये दोनों तो याद है मुझे, आप भी क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएंगी कुछ वैल्यूज। तो आप देखिए 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर में, इतना कम, मतलब 1 से बहुत छोटा है। और ये याद रखिएगा कि 1 से बहुत छोटा है, क्योंकि ये चीज़ अल्फा बीटा गामा के रिलेशन को प्रूव करने काम आएगा। अब बताता हूँ मैं बीटा क्या। आप फिलहाल ये फॉर्मूला नोट करिए, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल आई डेल्टा टी। ये है चेंज इन लेंथ, ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो आपको दिया रहेगा, या शायद आपको निकालना पड़ जाए, निकालना नहीं पड़ता है, लगभग लगभग दिया ही रहता है। ये है इनिशियल लेंथ ऑफ द बॉडी, ये है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैन बी इन सेल्सियस, कैन बी इन केल्विन। अगर सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बच्चे होते हैं कि साफ साफ दिया है डेल्टा टी की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस, वो लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं चलो कि 0 से 30 डिग्री ले गए, फिर 0 को केल्विन में करेंगे, 30 को केल्विन में करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर भी आंसर 30 केल्विन आता है। तो अगर डेल्टा टी अगर सेल्सियस में दिया है केल्विन में दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कुछ फॉर्मूले जैसे कंडक्शन ऑफ हीट हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इन सब में टी की वैल्यू एग्जैक्ट टी होता है, डेल्टा टी नहीं होता, तो उसमें आपको केल्विन में रखना पड़ेगा जब एग्जैक्ट टी की वैल्यू पूछी जाए किसी भी फॉर्मूले में। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सब में एग्जैक्ट जो है पूछा जाएगा टी की वैल्यू, तो उसमें आपको केल्विन में देनी है। अब एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन मतलब एरिया के अबाउट चेंज आ रहा है। मान लेते हैं ये एक शीट है, वही कहानी है जिसका इनिशियल एरिया ए आई है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर टी आई है, ये गरमाया गया और बड़ा हो गया इसका। अब एरिया ए आई प्लस डेल्टा ए है, और इसका अब फाइनल टेम्परेचर टी आई प्लस डेल्टा टी है। फॉर लोअर टेम्परेचर द चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया, एंड फॉर लोअर टेम्परेचर हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सब कहानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रही है। डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। भाई ये ऑब्वियस है यार, जितना गर्माओगे डेल्टा टी जितना ज़्यादा होगा, जितना डिफरेंस होगा उतनी तो चीज़ बड़ी होगी। भाई मैं 10 डिग्री सेल्सियस बोर्ड को गर्माऊँ या 1000 डिग्री सेल्सियस गर्माऊँ तो ये उतना ज़्यादा फैलेगा। हम लोग इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं, फिर इक्वलिटी की साइन लाते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल्स टू बीटा ए आई डेल्टा टी, and here this beta is known as coefficient of areal expansion।
इसकी भी वैल्यू बहुत कम होती है 1 से। फॉर्मूला नोट करिए आप। न्यूमेरिकल्स की टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि अभी ये जो 4-5 या 5-6 वीडियो आएंगे इस चैप्टर पे, उसमें मैं सिर्फ थ्योरी डिस्कस करूँगा। थ्योरी आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके। फिर एक वीडियो में 2.5-3 घंटे की लाऊंगा, जिसमें जितने मुझे न्यूमेरिकल मिलेंगे इधर से उधर से, दूसरे लेक्चर्स से, मुझे जो मेरे टीचर्स ने करवाया, जितने NCERT के, तो हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। एरियल एक्सपेंशन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में आते हैं। वही चीज़ होगी, एक कोई 3D बॉडी लिया गया, उसका इनिशियल वॉल्यूम VI है, इनिशियल टेम्परेचर TI है, गरमाया गया। अब वॉल्यूम VI प्लस डेल्टा V है, अब टेम्परेचर TI प्लस डेल्टा T है। अब फॉर लोअर टेम्परेचर डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू VI, डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को ऐड करके इक्वलिटी का साइन लाएंगे तो ये हो जाएगा गामा VI डेल्टा T, एंड दिस इज नोन एज, समझ ही गए होंगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। इस गामा की भी, हाँ, इस गामा के बारे में आपको एक बात बता दूं कि फॉर आइडियल गैसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोग पढ़ चुके होंगे। फॉर आइडियल गैसेस दिस गामा इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं, इज इक्वल टू 1 बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। एक जेई का सवाल है कि उसमें पूछा कि फॉर एन आइडियल, वो मतलब सवाल दिया कि ऐसी ऐसी कंडीशंस है, इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, ये है, वो है, और फिर आखिरी में पूछा कि द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए थे, 1 बाय PV या 1 बाय V या 1 बाय P या 1 बाय T। जो NCERT सही से पढ़ के गया होगा वो सीधे मार के आगे बढ़ गया होगा। 1 बाय T है इसका आंसर। ठीक, और कुछ बात जो इससे रिलेटेड आपको बतानी हो, ठीक, हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि अल्फा बीटा गामा डिपेंड किन किन चीज़ों में करती हैं। अल्फा जनरली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। भाई अलग अलग मटेरियल का अलग अलग अल्फा होगा। जैसे मैंने बताया, स्टील का 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन और पर सेल्सियस, कॉपर का 1.7 इंटू 10⁻⁵ पर सेल्सियस पर केल्विन। बीटा ऑल्सो जनरली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर, बट गामा में कहानी पलट जाती है। इट लार्जली, करता वो मटेरियल में भी है मगर लार्जली डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इस तरह का कुछ डिपेंडेंस है। ये है ग्राफ, ये है वाई एक्सिस में गामा, ये है टेम्परेचर, ये कुछ इस तरह बढ़ता है। ठीक, यहां आप देख रहे होंगे कि पहला तो कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब कि कांस्टेंट डिपेंडेंस नहीं है, डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं है। और दूसरा कि फॉर हायर टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही तो हम लोग देख रहे हैं गामा कांस्टेंट हो जा रही, सीधी रेखा बन रही है। मतलब फॉर हाई टेम्परेचर गामा बिकम्स कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, फिर बिकम्स कांस्टेंट। ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, नोट करिए।
अब हम लोग डेफिनेशन में आएंगे कि भाई अगर पूछ ले डिफाइन करने को तो क्या होगा, आपको इसमें फील आएगी कि बेसिकली होता क्या है। अगर हम लोग इस फॉर्मूले से देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये डेल्टा एल होता है, ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एल अपॉन एल आई डेल्टा टी। सिमिलरली बीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए आई डेल्टा टी। ये कोई नई चीज़ें नहीं है, ये मैं वही फॉर्मूले को यहाँ की चीज़ नीचे फेंक दे रहा हूँ। गामा हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल्स टू वी आई डेल्टा टी। अब मान लेते हैं कि हम लोग इनिशियल लेंथ वो जो जिस रॉड में हम लोगों ने किया 1 मीटर है, मान लेते हैं कि उसका जो टेम्परेचर बढ़ाया गया वो 1 सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाया गया, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, तो अल्फा क्या बचा, डेल्टा एल। मतलब अल्फा वो चेंज इन लेंथ है जब हम लोग पर यूनिट लेंथ का कोई भी 1 डायमेंशनल बॉडी की टेम्परेचर पर यूनिट सेल्सियस या केल्विन से बढ़ाते हैं। अल्फा इज द चेंज इन लेंथ ऑफ दैट 1 डायमेंशनल बॉडी whose initial length was 1 मीटर, और पर यूनिट मीटर कुछ भी लिख सकते हैं आप, एंड इट was heated और कूल्ड। भाई कूल्ड ठंडा होगा तो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगी उतनी लेंथ, ठीक है, बात हुई। और इट वॉज हीटेड और कूल्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अल्फा इज द चेंज इन लेंथ ऑफ 1 डायमेंशनल बॉडी हुज इनिशियल लेंथ वाज 1 मीटर एंड इट वाज हीटेड और कूल्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। बहुत सरल शब्दों में मैंने बताया, बात समझ में आ जानी चाहिए। यही चीज़ हम लोग करते हैं। वो एल्यूमिनियम फॉयल जो हम लोगों ने लिया था वो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया था, उसका इनिशियल एरिया, और फिर उसको गरमाया गया 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से। तो क्या होगी कहानी, कहानी होगी कि बीटा विल बी दैट चेंज इन एरिया व्हेन द 2 डायमेंशनल बॉडी was taken whose initial area was 1 meter square and which was cooled or heated by 1 degree Celsius and 1 Kelvin. बीटा उतना, बीटा क्या है, उसके एरिया में कितना फर्क पड़ा, यही तो बता रहा है बीटा। बीटा चेंज है उसके एरिया में जब हम लोग 1 मीटर स्क्वायर का इनिशियल लेंथ लेते हैं उस शीट की और उसको गर्माते या ठंडाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से। यही चीज होगी गामा की। गामा विल बी द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एनी 3 डायमेंशनल बॉडी हुज इनिशियल वॉल्यूम वाज 1 मीटर क्यूब और उसको गर्माया ठंडाया गया 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से। तो अल्फा बीटा गामा होते क्या हैं ये बता दिया, इनकी डेफिनेशन हो गई, इनके एसआई यूनिट सेल्सियस पर सेल्सियस टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1 है ना। डिपेंड किस किस चीज़ों में करते हैं। अब आते हैं रिलेशन में। रिलेशन हम लोग अब प्रूव करेंगे, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल्स टू 1 इज टू 2 इज टू 3, या बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। ये चीज़ हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, तब तक के लिए बात नोट करिए। हम लोग लेंथ के फॉर्मूले से चलेंगे, हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसमें। बेसिकली देखिएगा आप, ये जो मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन, ये कंपटीशन में नहीं आता है, ये सिर्फ स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस में 3 मार्क के लिए आएगा, हद से 4 मार्क। डेल्टा एल इक्वल्स टू एल आई अल्फा डेल्टा टी, ये मैंने नोट करवाया था, ठीक।
एरिया के लिए था डेल्टा ए इक्वल्स टू बीटा ए आई डेल्टा टी, वॉल्यूम के लिए था डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा वी आई डेल्टा टी, है ना। अब इसको जो है, ये है फॉर्मूला 1, ये है फॉर्मूला 2, ये है फॉर्मूला 3, इक्वेशन 3। हम लोग इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड से, तो एक काम करते हैं, इसको पहले तोड़ लेते हैं। डेल्टा एल क्या होता है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल इक्वल्स टू एल आई अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए, एल आई को उधर भेजिए, हो जाएगा एल आई प्लस एल आई अल्फा डेल्टा टी। एल आई कॉमन लीजिए, हो जाएगा एल एफ इक्वल्स टू एल आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हो जाएगा ऐसे ही, ये हो जाएगा ऐसे ही। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कोई नई चीज़ नहीं की गई है, तोड़ के उधर भेज के कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है चीज़ों को, और कुछ नया नहीं किया गया है। अब इसका स्क्वायर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा फाइनल लेंथ का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। यही हो जाएगा। लेंथ का स्क्वायर क्या होता है? एरिया होता है, फाइनल एरिया। अब कई बच्चे कहेंगे कि नहीं, लेंथ का स्क्वायर एरिया नहीं होता है, ये खाली होता है स्क्वायर के केस में। अरे भाई, स्क्वायर मान लो तुम, रेक्टेंगल मानोगे तो एक लेंथ आ जाएगा, एक ब्रेथ आ जाएगा फालतू में, और माथा पच्ची होगी, इसलिए मानो कि लेंथ का स्क्वायर होता है एरिया, इनिशियल एरिया। अब a प्लस बी दिख रहा है, बहुत प्यारा सा इक्वेशन हमारा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये सब तो आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक। एक बात बताइए कि हम लोगों ने कहा था कि अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है, 10 टू द पावर -5 -6 के ऑर्डर में होती है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 10 टू द पावर -10, 0.000000 10 बार 01, बहुत छोटी वैल्यू हो गई। उसका मल्टीप्लिकेशन किसी चीज से कर रहे हैं तो भाई वो भी छोटा होगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके 0 लिख सकते हैं कि भाई इतनी छोटी चीज है। अब आप खुद सोचिए, मान लेते हैं 3 में हम लोग जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं कुछ फर्क पड़ेगा वैल्यू में? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसको 0 मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया एरिया फाइनल इक्वल्स टू एरिया इनिशियल 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, आप इस इक्वेशन को देखिए, कंपेयर करिए, एरिया फाइनल एरिया फाइनल, एरिया इनिशियल 1 1 डेल्टा टी, बीटा की जगह आ गया 2 अल्फा, ये बीटा है, तो क्या लिखा जा सकता है बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक चीज प्रूफ हुई। अब इसी चीज, यही इक्वेशन याद हो जाएगा, सवाल लगाते लगाते चीजें याद हो जाएंगी। इसका क्यूब कर लेते हैं भाई, स्क्वायर किए थे एरिया पाने के लिए, लेंथ का क्यूब वॉल्यूम पाने के, इस इक्वेशन में पहुंचना है हम लोग को। अब तो ये एम है ना, तो इसका क्यूब कर लिया गया, तो ये हो जाएगा लेंथ फाइनल का क्यूब इक्वल्स टू लेंथ इनिशियल का क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। a प्लस बी द क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, 3ab a प्लस बी, या इसको 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक, ये है। अब
लेंथ फाइनल का क्यूब होगा वॉल्यूम फाइनल, लेंथ इनिशियल का क्यूब हुआ वॉल्यूम इनिशियल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, उसको मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। भाई यहाँ पे जब इस स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ तो क्यूब है, डेल्टा टी का क्यूब, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ फिर स्क्वायर आ गया डेल्टा टी का स्क्वायर, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्या आया वॉल्यूम फाइनल इक्वल्स टू वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब इसको आप लोग कंपेयर करिए इक्वेशन 3 से, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इनिशियल 1 1 डेल्टा टी, गामा की जगह आ गया 3 अल्फा, तो गामा विल बी 3 अल्फा, काम खत्म। बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा आ गया, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा आ गया, तो इससे क्या लिखा जा सकता है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3, बिल्कुल। तो हम लोगों ने रिलेशन की भी बात कर ली, हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा गामा की भी बात कर ली। अब हम लोग आते हैं अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसमें आते हैं। बच्चों वाला टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसमें हम लोगों को अनॉमलस क्या होता है, पहली बात कुछ हट के, कुछ अलग सा। तो वाटर भी अपने एक्सपेंशन को लेके कुछ हट के, कुछ अलग सा दिखाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग देखते हैं कि जब टेम्परेचर गिर रहा होता है, किसी भी चीज़ को ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, इतनी बात क्लियर है। जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने कि एक बॉडी ली, ये है स्टील, इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, 7 लेते हैं, अब है 5 डिग्री सेल्सियस, अब है 4 डिग्री सेल्सियस, अब है 3 डिग्री सेल्सियस, अब है 2 डिग्री सेल्सियस, अब है 0 डिग्री सेल्सियस। बस ये बनाने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपको ये पता चले कि भाई जैसे जैसे कम हो रहा है साइज कम हो रहा है, कोई अलग सा नहीं देखा गया, ये सबको पता है। जब वाटर की बात करते हैं ना, ये वाटर है, मान लेते हैं 7 डिग्री सेल्सियस में, 7 से आया 5 डिग्री सेल्सियस में। अब वाटर को मैं कैसे कम दिखा सकता हूँ, मगर बात मानिए कि 5 डिग्री सेल्सियस में आया, छोटा हो गया, कम लाइनें खींची, पहले 4 लेयर थी वाटर की, अब 3 हो गई, कम हो गई, ऐसे माना जा सकता है। अब 5 से 4 डिग्री में और कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, है ना। अब देखा क्या कि लाओ 4 से 3 में लाया जाए, तो 4 से 3 में देखे कि ये हो गया। अब लो 4 से 3 में हम लोगों ने देखा कि वाटर का वॉल्यूम कम होने के बजाय बढ़ गया, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया। 3 से 2 में ले गए और बढ़ गया, 2 से 1 में ले गए और बढ़ गया, 1 से 0 में ले गए तो बेसिकली मतलब और बढ़ जाएगा, और अब 0 से कम हो तो अब तो भाई आइस बन गया। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर पहुंचा, फिर धीरे 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 और लेटेंट हीट उसमें से खींच खींच के हम लोगों ने उसको आइस बना दिया। लेटेंट हीट के बारे में आगे पढ़ा जाएगा। तो इसमें कुछ हट के क्या था कि भाई पहले हम लोगों ने देखा 4 डिग्री सेल्सियस तक, ये टेम्परेचर याद रखिए, 4 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, वाटर का वॉल्यूम कम हो रहा था। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वॉल्यूम वाटर का बढ़ रहा है, ठीक। ऐसा क्यों हो गया, देखा जाए। एक ग्राफ बना देता हूं मैं आपको और
अच्छे से समझ आएगा आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक ग्राफ बनाते हैं, ये है वॉल्यूम, वाई एक्सिस में ये है टेम्परेचर एक्स एक्सिस में, ठीक। ये टेम्परेचर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ है कुछ 11 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना। इनिशियली वाटर हम लोगों ने 11 में लिया, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग एक कोई भी टेम्परेचर माने, अजम्पशन किए। टेम्परेचर घटा है, वॉल्यूम घटा, 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 टेम्परेचर 4 में लिया, वॉल्यूम घट रहा है। अब 4 से 3 में ले गए, टेम्परेचर घटा है, वॉल्यूम बढ़ा। 3 से 2 मिला, टेम्परेचर घटा, वॉल्यूम बढ़ा। 2 से 1 मिला, टेम्परेचर घटा, वॉल्यूम बढ़ा। 1 से 0 मिला, टेम्परेचर घटा, वॉल्यूम बढ़ा। सीधी ग्राफ आएगी, ठीक। 4 तक लाते 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 टेम्परेचर घटा, मतलब 4 और वॉल्यूम भी घटा। 4 से 0 में लाते लाते टेम्परेचर घटा, वॉल्यूम बढ़ा, ठीक। इधर आप देखिए तो वॉल्यूम घट रहा है, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम घट रही है। इधर वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेंसिटी घट रही होगी। पानी लेस डेंस हो रहा है, हल्का हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं मास कम हो जा रहा है, मैं कह रहा हूँ हल्का हो रहा है। मतलब मेरा मतलब है कि उस मतलब पानी का जो है, जो डेंसिटी होती है पानी की, वो कम हो रही है, ये समझ के चलिए आप लोग, ठीक। अब मान के चलते हैं हम लोग के पास कोई भी वाटर बॉडी है, 11 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, ठीक। मान लिया 11 से 10 में आएगी। ये एटमॉस्फेयर से एक्सपोज है ये सरफेस, पहले तो ये ठंडा होगा। 11 से 10 में ये लेयर ठंडा हुआ, कम हुआ वॉल्यूम, डेंसिटी बढ़ा, लेयर नीचे चली जाएगी, नीचे के वॉल्यूम, नीचे के पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे, नई लेयर बनी। 10 से 8 में गया, 8 से 7 में गया, यही चीज़ चल रही है कि डेंसिटी बढ़ जा रही है, नीचे चले जा रहे हैं पार्टिकल। ऐसे हुआ 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 4 तक हुआ। 4 तक ये चीज़ तब तक हुई जब तक कि पूरे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच गया, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तब तक ये चीज़ हुई कि ऊपर का पानी नीचे आया, नीचे का पानी ऊपर गया, फिर ऊपर का पानी ठंडा होकर नीचे आया, नीचे पानी ऊपर गया, फिर ऊपर का पानी ठंडा होकर नीचे आया, नीचे पानी ऊपर गया। अब 4 डिग्री सेल्सियस में, 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस में गए तो यहाँ देखिए वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब डेंसिटी घट गई। मतलब ये अब उतना डेंस नहीं है जितना नीचे वाला है, तो ये नीचे आएगा? नहीं आएगा भाई, डेंस चीज तो नीचे आती है, ये नहीं आएगा, ये ऊपर ही रहेगा। वाह, नई बात पता चली। 3 से 2 में गए भाई, और डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ पे देखिए 3 से 2 और डेंसिटी बढ़ गई, अभी भी ऊपर है। 2 से 1 और डेंसिटी बढ़ गई, अभी भी ऊपर है, नीचे वाले अपना मस्त 4 डिग्री सेल्सियस में। 2 से 1 में गए, 1 से 0 में आए, अब तक ऊपर है, डेंसिटी बढ़ रही, नीचे वाले 4 में है। अब 0 में धीरे धीरे बर्फ जमने लगेगी। आपने मूवीज में देखा होगा कि कभी जैसे लेक है, उसमें जो है बर्फ जमी हुई है, कोई भी वाटर बॉडी आदमी तोड़ के नीचे गया है तो नीचे पानी रहता है, नीचे तैर रहा होता है, कुछ एक्शन मूवीज में इन सब में दिखाया जाता है। तो अब 0 में पहुंच गई, अभी भी ऊपर है, और यहाँ पे बर्फ जम गई, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जम गई। तो ये बात ध्यान रखिए कि नीचे वाला तो अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस में ना, तो वो तो बर्फ जमा नहीं होगा, उसका ऊपर का बर्फ जम गया। तो ये कुछ इस तरह हो गया होगा कि नीचे पानी और ऊपर बर्फ, ये जो है बर्फ की परत। ये एक बहुत ही, ये जो फिनोमेना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि नीचे की जो मछलियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं नीचे, मतलब जो भी एक्वेटिक मरीन लाइफ है नीचे, वो सुरक्षित रहती है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में वो लोग जी सकते हैं। अगर ये भी बर्फ जम जाएगा, ये लोग जम जाएंगे, ये लोग मर जाएंगे।
तो ये एक बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ है। ठीक, ये पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड हाउ इज इट ऑफ ह्यूज या हाउ इज इट ऑफ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो आप लोग इसी चीज़ को अपने वर्ड्स में इंग्लिश में लिखाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यही चीज़ बस एक्सप्लेन करनी है। ग्राफ भी बना दीजिएगा, सिंपल सा है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कोल्ड कंट्रीज में जो पाइप होता है उसमें पानी बह रहा होता है, वो पाइप दब जाती हैं, क्यों? भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, पाइप किसी मटेरियल की बनी होगी, जब चीज़ ठंडी होगी तो मटेरियल पाइप तो सिकुड़ेगा, पानी भी सिकुड़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर गिर रहा है तो पानी फैलेगा, पाइप सिकुड़ेगी, पानी फैलेगा, पाइप सिकुड़ेगी, यहाँ एक स्ट्रेस डेवलप होगा, उस स्ट्रेस के कारण पाइप में दरार पड़ जाएगा और पानी फाड़ देगी पाइप को, पाइप बर्स्ट कर जाएगा। ठीक, कोल्ड कंट्रीज में क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ये कोई पौधा है, यहाँ स्टेम में मतलब इन सब के यहाँ पे पानी होगा, उसके खींच रहा होगा वो पानी नीचे रूट से, तो आप बताइए कि जब ठंडा होगा तो वही होगा कि क्रॉप्स तो सिकुड़ेगा, भाई सिकुड़ता हम ही लोग सिकुड़ते हैं, स्किन सिकुड़ता है, सेल्स श्रिंक होते हैं, सब होता है, पर पानी भी सिकुड़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्रॉप सिकुड़ेगा, पानी फैलेगा, क्रॉप सिकुड़ेगा, पानी फैलेगा, क्रॉप सिकुड़ेगा, पानी फैलेगा, बस इसी कारण दग जा रहा है। मतलब ये कहाँ दगेगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये प्लांट्स मर जाएंगे और पाइप्स बर्स्ट कर जाएंगी। ठीक, अब आते हैं हम लोग डेंसिटी पे। तब तक के लिए मैं एक बार चेक कर लूँ कि वीडियो चल रही है कि नहीं, या पॉज हो गई कहीं। हाँ, चल रही है वीडियो, ठीक, अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग डेंसिटी में। फॉर्मूला लिखता हूं मैं एक, डेल्टा डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा रो इक्वल्स टू रो आई माइनस रो आई गामा डेल्टा टी। ये है चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी, गामा आपको पता है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है और ये माइनस है। आप पहले फॉर्मूला नोट करिए। हम लोग जैसे देख रहे थे कि टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से वॉल्यूम घट या बढ़ रही थी, भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे वॉल्यूम घटेगा, तो भाई डेंसिटी में भी तो आएगा फर्क, बिल्कुल आएगा। वॉल्यूम में फर्क आए तो डेंसिटी में भी तो आएगा, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये फॉर्मूला लिख लिया, अब इसका डेरिवेशन आ जाता है कुछ स्कूल्स में 2 मार्क में, तो ये होगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, जी बिल्कुल। टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी। मैं डी टी को डेल्टा टी लिख रहा हूँ, ठीक है। डी तो पता होगा ना, डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डी जो है स्मॉल चेंजेस के लिए कंसिडर करते हैं, मैं डेल्टा टी लिख रहा हूँ, ठीक। तो इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया गया, और ये जब करेंगे टाइम के साथ डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वेयर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। हाँ, साफ लिख देता हूँ इसको मैं थोड़ा आप लोगों के लिए, माइनस एम बाय वी स्क्वेयर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक, अब क्या किया जाए अगले स्टेप में, डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस एम बाय वी डेल्टा वी बाय, इस v को 2 v में कन्वर्ट मतलब तोड़ दे रहे हैं, v इंटू वी में, एक v ये है, एक v हम लोगों ने डेल्टा t के पास भेज दिया। ये एक्सप्रेशन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जी बिल्कुल लग रहा है। गामा के डेफिनेशन में हम लोगों ने यही एक्सप्रेशन तो लिखा था, वी आई डेल्टा टी, ये इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम, तो इसकी जगह गामा रख सकते हैं, जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब क्या आया,
डेल्टा रो इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय माइनस एम बाय वी गामा। ये क्या चीज़ है? ये तो हम लोगों ने शुरू में ही लिया था, रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वही चीज़ है। तो इसको रो रख सकते हैं जी, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये आ गया डेल्टा रो बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस रो गामा। तो ये हो गया डेल्टा रो इक्वल्स टू माइनस रो गामा डेल्टा टी। आ गया। अच्छा, इससे क्वेश्चंस क्या उठते हैं? इससे फ्रैक्शनल चेंज निकालने को उठता है। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? चेंज अपॉन इनिशियल, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी, ये हो जाएगा माइनस गामा डेल्टा टी, यही हो जाएगा चेंज। ये ग्लिसरीन या अल्कोहल किसी के वेस्ट पे है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन की कैलकुलेट द फ्रैक्शनल डेंसिटी चेंज। तो आपको ये रखना है, आपको ये रखना है, आपको आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चंस की चिंता मत कीजिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जब इस चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। डेंसिटी के ऊपर बात हो गई। अब आते हैं पेंडुलम बेस्ड क्लॉक्स में, ये आखिरी टॉपिक है, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। पेंडुलम तो आप सब जानते होंगे, ये पेंडुलम है। टाइम पीरियड इसका 2 पाई रूट एल बाई जी। इसकी डेरिवेशन ऑसिलेशंस चैप्टर में कराई जाएगी, अभी हम लोग को इसके डेरिवेशन से नहीं लेना देना है, ठीक। अच्छा, 2 पाई कांस्टेंट है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। ये पेंडुलम यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा वो, और ये चीज़ करने में उसको कितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड बताएगा। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या 10 रखा जाएगा। एल होता है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब टू दी सस्पेंशन पॉइंट, दिस इज एल। मतलब ये हो जाएगा कि बॉब का रेडियस प्लस डोरी की लंबाई, बॉब का रेडियस प्लस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हो जाएगा। अब मानिए कि ये है पेंडुलम आपका, ये किसी और का पेंडुलम है। हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लेते हैं हम लोगों ने आपके पेंडुलम का टेम्परेचर बढ़ाया, लंबा हो गया। पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से लंबा हो जाएगा, ये मान लेते हैं स्टील का है, ये जूट का नहीं है, धागे का नहीं है, ये स्टील का है, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई बढ़ जाएगी पेंडुलम की, इतना था इतना हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगा, तो इस फॉर्मूले से दिख रहा होगा कि टाइम पीरियड इज इनवर्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। मतलब कि जैसे उसका इफेक्टिव लेंथ बढ़ा, उसको ऑसिलेशंस करने के लिए और टाइम लगेगा। मतलब कि मान लेते हैं कि कोई भी पेंडुलम एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में कर रहा था, उसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ाया गया, उसका इफेक्टिव लेंथ बढ़ाया गया, अब वो जो है एक ऑसिलेशन 3 सेकंड में कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बहुत क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज है। ये है पूरी दुनिया का पेंडुलम, ये है आपका पेंडुलम। आपके पेंडुलम का टेम्परेचर बढ़ाया गया, स्ट्रिंग बढ़ा, पूरी दुनिया का पेंडुलम अभी भी वही है, उतना ही बड़ा। बॉब छोटा बन गया तो बड़ा बना देते हैं, ये बड़ा बन गया, ठीक, अभी भी छोटा है। छोटी ड्राइंग पे ना जाइए, ये चीज़ हुई। अब पहले जो है आपका पेंडुलम 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कर रहा था, दुनिया का भी 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कर रहा था, अच्छी बात है। उनका अभी भी 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, आपका मान लेते हैं एक ऑसिलेशन 3 सेकंड में हो रहा है। तो आपके समय का घाटा हो रहा है कि नहीं, ये बताइए जरा सोच के। मान लिया जाए कि आप कोई काम 1 सेकंड में करते हैं
वो पूरी दुनिया भी वो काम 1 सेकंड में करती, मान लेते हैं। ठीक, अब उनका 3, ये बात ध्यान रखिएगा कि उनका 3 सेकंड अब आपके लिए 1 सेकंड हो गया है। उनका 3 सेकंड अब आपके लिए 1 सेकंड हो गया है। ठीक, उनका तो अभी भी उसी तरह हिल रहा है पेंडुलम, तो उसी तरह उनका काम चलेगा, 1 सेकंड में एक काम कर दिए। अब आप देखिए कि अब आपको नहीं पता चला कि आपका ये सब भाई, मान लीजिए मैं आया आपके कमरे में, आपका पेंडुलम गरमा के लंबा कर दिया, और अब आपको लग रहा है कि अभी तो मतलब अब आपको लग रहा है कि हाँ अभी भी पेंडुलम मेरा वैसा ही है, मगर अब आपका पेंडुलम धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है ऑसिलेट करने में। तो आपका 1 सेकंड उनके लिए 3 सेकंड के बराबर हुआ। आप जब तक एक काम करेंगे तब तक वो लोग 3 काम कर चुके होंगे, पूरी दुनिया वो 3 काम कर चुकी होगी। आप एक काम करेंगे कि आप तो मजे में आ जाएंगे ना, कह रहे यार टाइम तो इतने आराम से बीत रहा है, चलो आराम से काम किया जाए। उनके लिए तो टाइम वैसे ही बीत रहा है ना। आप जब तक 2 काम करेंगे तब तक वो लोग 6 काम कर चुके होंगे, आप जब तक 10 काम करेंगे तब तक वो लोग 30 काम कर चुके होंगे। आप घाटे में चल रहे हैं समय के। यही चीज अप्लाई की जा सकती है जब आपका पेंडुलम छोटा हो जाए। मान लेते हैं छोटा हो गया आपका 1 सेकंड, पूरी दुनिया का 1 सेकंड आपके आधे सेकंड के बराबर हो गया। ठीक, मैं आया आपके कमरे में, आपके कमरे का पेंडुलम, उसको जो है मैंने किसी भी तरह ठंडा करके उसका जो है लेंथ कम कर दिया, टाइम पीरियड कम हो गया, मतलब जल्दी जल्दी हिल रहा है। आप आके देखे, अरे बाप रे इतना तेज हिल रहा है, टाइम बहुत जल्दी चल रहा है, मतलब आपको लगा कि जल्दी जल्दी चलो काम कर दिया जाए। अब आपकी काम करने की स्पीड बढ़ गई। ठीक, पूरी दुनिया जब एक काम जब तक कर रही तब तक आप 2 काम कर ले रहे हैं। पूरी दुनिया जितनी देर में 10 काम कर रही है आप तब तक 20 काम कर ले रहे हैं। मतलब आप टाइम के प्रॉफिट में हैं, आप टाइम के लॉस में हैं इधर, आप टाइम के प्रॉफिट में हैं उधर। ये सिर्फ कहानी है समझने के लिए। अब मैं मेन चीज लिखने जा रहा हूं। अब मैं मेन चीज क्या लिखने जा रहा हूं, वो है कि इफ डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, इज इंक्रीज्ड, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया गया। चेंज इन टेम्परेचर छोड़िए, इसको टेम्परेचर लिखिए। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, यू बी in loss of time. If temperature is decreased, you'll be in gain of time. इतनी बात समझ में आई? अभी आप लिखिए खाली, इस पे बेस सवाल आते हैं। वो सवाल तब लगेंगे जब आपके लिए एक और फॉर्मूला मैं एक फॉर्मूला और बता दूंगा, तब वो सवाल लगेंगे। अभी आप ये नोट करिए। ठीक, नोट हो गया, मिटा देता हूँ। हम लोगों ने देखा जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेंथ कैसे बढ़ रहा था, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था एरिया किस तरह बढ़ रहा था, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था वॉल्यूम किस तरह बढ़ रहा था, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था डेंसिटी किस तरह बढ़ रहा था। अब हम लोग देखेंगे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैसे बढ़ रहा था। ठीक, उसके लिए फिर वही अजम्पशंस लिया जाएगा। ये एक पेंडुलम है, दूसरा पेंडुलम है, इसका इनिशियल लेंथ Li, इसका लेंथ हो जाएगा Li प्लस डेल्टा एल। ओरिजिनल टेम्परेचर इस बार थीटा हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए एक टर्म टी रहेगा, टेम्परेचर के लिए भी टी, या टेम्परेचर एक काम करते हैं स्मॉल टी लेके चलते हैं। ओरिजिनल टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर टी आई, इसका टी आई प्लस डेल्टा टी, इसका इनिशियल टाइम पीरियड टी, इसका टी डैश। टी होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसका होगा टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
एल आई प्लस डेल्टा एल बाय जी, ये हो टी डैश, ये हो जाएगा टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल आई प्लस डेल्टा एल। इस डेल्टा एल का वैल्यू रख सकते हैं, ये एक काम करिए एल आई को तोड़ दिया जाए, एल आई प्लस डेल्टा एल क्या होगा, फाइनल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ माइनस एल आई बाय जी, ये इनिशियल लेंथ, ये इनिशियल लेंथ गया, टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट फाइनल लेंथ बाय जी। फाइनल लेंथ का फॉर्मूला था एल आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक, ये फाइनल लेंथ का फॉर्मूला था। अब तो टी डैश हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाय जी। ये अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्ट्रिंग इन विच द बॉब इज हैंगिंग, ठीक, ये पूरा रूट में है, इतनी बात क्लियर, क्लियर। अब ये टी डैश, ये टी है, टी डैश बाय टी क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सॉरी ओ स्मॉल टी है, ये टेम्परेचर का डिफरेंस स्मॉल टी है, ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ भी स्मॉल टी है, हर जगह टेम्परेचर का डिफरेंस स्मॉल टी है, स्मॉल टी बाय जी अपॉन 2 पाई रूट एल आई बाय जी, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, टी डैश बाय टी कुल मिला के आया अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये 1 का रूट 1 होता है, इतनी बात क्लियर है। इसको यहाँ समझा देता हूँ, ये है, अब इसको हम लोग ले गए यहाँ पे, टी डैश बाय टी हुआ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टू द पावर 1/2, रूट को टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ कोने में छोटी सी बात है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n है अगर कोई भी चीज़, और अगर x 1 से बहुत बहुत छोटा है तो इसको 1 प्लस एन एक्स भी लिख सकते हैं, ये बात नोट करिए, काम आएगी, आगे भी डेरिवेशंस करेंगे। अल्फा 1 से बताया था बहुत छोटा है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है n, ये आगे ले आए, टी डैश बाय टी इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा स्मॉल टी, उधर भेजा गया टी डैश इक्वल टू टी प्लस हाफ अल्फा डेल्टा स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी है ओरिजिनल टाइम पीरियड, ठीक, टी डैश ये आया और ये आया टी डैश बाय टी, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लॉस इन टाइम होता है, अच्छा लॉस इन टाइम, अच्छा एक सेकंड में कितना लॉस हुआ अगर ये बताना हो, क्वेश्चन में पूछा कि भाई मान लो 1600 सेकंड 3200 सेकंड 4 घंटा दे दिया, 4 घंटे में जितना सेकंड हुआ उतने सेकंड में कितना लॉस हुआ, तो वो आपको पता चलेगा डेल्टा टी बाय टी इंटू एक्स। डेल्टा टी बाय टी क्या है, एक मिनट, टी डैश बाय टी तो ये निकल गया, हाँ इधर से
ये टी इधर जब ले आएंगे तो टी डैश बाय टी माइनस टी हो जाएगा, टी डैश माइनस टी हो जाएगा डेल्टा टी चेंज इन, ये फाइनल टाइम पीरियड, ये इनिशियल टाइम पीरियड, तो ये जब इधर लाएंगे तो चेंज इन टाइम पीरियड इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू ओरिजिनल टाइम पीरियड। ये है डेल्टा टी की वैल्यू चेंज इन टाइम पीरियड की। तो चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड, अब इसको भी इधर ले आया जाए, इसको नीचे फेंक दिया जाए, सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हाफ कांस्टेंट, तो डेल्टा टी बाय टी ये हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू एक्स, ये इंटू एक्स, इतना लॉस होगा एक्स सेकेंड्स में। अच्छा, अगर बोल दे टेम्परेचर घटा रहे हैं, गेन इन टाइम होगा, तो अगर पूछ लिया गेन इन एक्स सेकेंड्स तो वो भी यही होगा, गेन इन एक्स सेकेंड्स, ठीक। टेम्परेचर घटाएंगे तो डेल्टा टी माइनस में आ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो डेल्टा टी फाइनल माइनस, हाँ माइनस में आ जाएगा, तो इतना जो है गेन इन टाइम होगा, इतना ही लॉस इन टाइम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे लॉस इन टाइम इतना, टेम्परेचर घटाएंगे गेन इन टाइम इतना, डेल्टा टी बाय टी ये है। मैं एक बार वापस से समराइज कर दे रहा हूँ, ये है फाइनल टाइम पीरियड, ये है इनिशियल टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टाइम पीरियड इक्वल्स टू इनिशियल टाइम पीरियड प्लस 1/2 अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू इनिशियल टाइम पीरियड, change in time period equals to 1/2 alpha into change in temperature into initial time period. The ratio of change in time, or this can also be written as fractional change in time period. जैसे fractional change in density पढ़े वैसे fractional change in time period. Fractional change in time period equals to, यार आप लाइन टेढ़ी बनने लगी, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/2 इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन देयर विल बी लॉस इन टाइम, so loss in x seconds will be the fractional change in time period into x, the fractional change in time period will be again 1/2 alpha change in temperature into x, टेम्परेचर घटाया गेन इन टाइम हुआ, गेन इन टाइम इन x सेकेंड से ही होगा। तो अभी फिलहाल पहले वीडियो में इतना ही, हम लोग अल्फा बीटा गामा देख लिए, रेशियो देख लिए, टाइम पीरियड देख लिए और हीट टेम्परेचर मतलब बेसिक चैप्टर का हम लोग कवर कर लिया। अब अगला वीडियो आएगा वो आएगा कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के ऊपर आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर आएगा और उसमें भी रेडिएशन में कई लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, स्टीफन डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, लैम्डा मैक्स और उसका ग्राफ हो गया, ये सब बताया जाएगा। और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगे कि हो सकती है इस वीडियो में या आगे आने वाली वीडियोस में तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कोई भी कंस्ट्रक्टिव इम्प्रूवमेंट हो तो आप कमेंट करके बताइए, कुछ अच्छा लगा, कुछ ख़राब लगा, कुछ गलत बता दिया मैंने या फिर कुछ और ऐड कर सकता हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।